नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सत्ता कुर्बान बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को एक बार फिर यह कहकर चौंका दिया है कि वो 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफा देने को अपनी छवि चमकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। शराब घोटाले के आरोपों के कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि जनता के बीच बहुत प्रभावित हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय न जाने और किसी महत्वपूर्ण फाइल पर हस्ताक्षर न करने के आदेश दिए थे। ऐसे में भाजपा के पास उन पर लगातार हमला करने और अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव होता रहा। इससे दिल्ली विधानसभा चुनाव की ठीक पहले जनता के बीच उनकी छवि और अधिक खराब होती। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर पूरा मुद्दा ही दूसरी ओर मोड़ दिया है। इसे भी उनकी बड़ी चतुराई के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि सीएम पद की दावेदारी के लिए आतिशी का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी कालकाजी सीट से विधायक हैं और आतिशी दिल्ली सरकार में शिक्षा, उच्च शिक्षा, टीडी, वित्त योजना, पीडब्ल्यूडी, जल बिजली सेवाएं, सतर्कता, जनसंपर्क मंत्री हैं। वहीं आतिशी के साथ साथ सौरभ भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश सीट से विधायक हैं सौरभ भारद्वाज से दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और पर्यटन मंत्री हैं। इनके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का नाम भी चर्चा में है। सीएम पद की रेस में कैलाश गहलोत का भी नाम चल रहा है। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नाम पर भी अटकलें हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधायकों की बैठक होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा। मत करें, आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलके, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। आज इनकी हर षड्यंत्र, हर साजिश से सामना करने की ताकत आम आदमी पार्टी में है। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे साथ आप प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या कुछ जानकारी? प्रखर, अगर हम बात करें जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने आज इस्तीफे का ऐलान किया है और 2 दिन बाद वो अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और कहीं ना कहीं एक बीजेपी जिस तरीके से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी और ये माना जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन अब जिस तरीके से वो इस्तीफा देने की उन्होंने पेशकश की है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति जो है वो काफी प्रभावित होने वाली है। जी, पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। लेकिन निश्चित तौर पर एक ये बहुत ही कठोर और बहुत ही वैसा फैसला है कि जिससे
कार्यकर्ता भी, हम लोग भी बहुत चक्के हो चुके थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा फैसला ले लिया। देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से तमाशा है। उन्होंने ये चीज दिखाई और प्रदेशों के मुख्यमंत्री को ये दिखाया कि तानाशाह के आगे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुके नहीं। अगर आज उन्होंने इस फैसले से साबित कर दिया कि जब उन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाकर वो हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं तोड़ पाए, हमारे विधायकों को नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने एक झूठा मुकदमा बनाकर माननीय मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम करा। और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे कपड़े फाड़ के चीखती रही कि इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। सरकार के उन्होंने जेल से सरकार चलाकर भी दिखा दिया। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान करा है। उन्होंने 17 सितंबर का दिन भी ऐसा चुना जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन होता है। उन जन्मदिन के दिन पर उन्होंने एक ऐसा तोहफा देने का काम करा कि चाहिए, आप याद रखेंगे कि एक दिल्ली का एक ऐसा लाल था, देश का एक ऐसा लाल था, आपके जन्मदिन पे उसने इस्तीफा दिया और आप वो संघर्ष के लिए, जनता की अदालत, संघर्ष के लिए सड़कों पे उतरेगा, जनता के बीच में जाएगा, जनता की अदालत में जाएगा। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और 2 दिन बाद वो अपना पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि इस रेस में अतिशी और सुनीता केजरीवाल जी का नाम आगे चल रहा है। और अब बात करेंगे झारखंड में पीएम मोदी मिली सौगातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची से 660 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की है। और पीएम मोदी ने देवघर जिले से मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुरकुरा कनारून दोहरीकरण परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की है। ये बंडामुड़ा रांची एकल लाइन खंड और रांची मोरी एवं चंद्रपुरा स्टेशन के माध्यम से गुजरने वाले राउरकेला गोमोह मार्ग का हिस्सा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित भी किया है। उन्होंने अपने कान पर एक जावा लगा रखा था। इससे जुड़ा दिलचस्प किस्सा खुद उन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि आज बहुत ही मंगल दिन है और इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व कर्मा की उमंग है। जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक जावा से मेरा स्वागत किया। बता दें कि इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी, यात्रा सुविधाओं में सुधार और इन सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर की मोदी ने जनता को बधाई दी है। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। आप उस तपती गर्मी में भी मुझे अपना स्नेह देने आए थे। दुनिया ने देखा, एक तरफ सारा विपक्ष मोदी को हराने के लिए बेचैन, पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। और अब बात करेंगे जनता को भरोसा नहीं होगा धोखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है। इस दौरान लोगों की लंबी कतार देखी गई, जिसमें खासतौर पर महिलाएं शामिल थी। कई लोगों ने सीएम आदित्यनाथ को अपने आवेदन सौंपकर उनसे उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। जनता दर्शन के दौरान लोगों ने कई मुद्दे प्रस्तुत किए जिन्हें सीएम ने धैर्यपूर्वक सुना और उनके
पत्रों को वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों को भेज दिया और उनके मुद्दों के त्वरित संतोषजनक निपटान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रामशंकर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर जी, क्या कुछ जानकारी है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद जब भी गोरखपुर आते हैं तो जनता दरबार लगाते हैं, उसी कड़ी में आज भी सुबह जो है वो पूजा पाठ के उपरांत जो है जनता दरबार लगाया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में फरियादी पहुंचे थे और उस फरियाद में जो भी जिससे संबंधित अधिकारी थे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल निराकरण के आदेश दिए हैं। साथ ही ये भी कहे हैं कि जो भी फरियादी हो, जिस तरह का भी प्रकरण हो, फरियादों की समस्या हर हाल में निस्तारण की जाए, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है और जब भी मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो निश्चित तौर से वो यहाँ जनता दरबार लगाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो पिछले कई सालों से बात की जाए, चूंकि ये मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल है, उसके बाद भी जब भी जनता दरबार लगाया जाता है तो उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग काफी भीड़ इकट्ठा होती है, तो निश्चित तौर से ये कहीं ना कहीं इस तरह की धारा भी करता है कि उच्च अधिकारी या फिर अधिकारी खासतौर से तहसील यानी कि जमीन से जुड़े मामलों में जो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर होती दिख रही है लोगों की कि उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, चाहे वो लेखपाल स्तर की बात हो, कानून स्तर की बात हो या तहसीलदार, तो निश्चित तौर से इस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है और त्वरित आदेश दिए हैं कि फरियादों की समस्या को जो है गंभीरता से लेते हुए उसको जो है कार्रवाई की जाए। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनता दरबार लगाया, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। और अब बात करेंगे मौत की इमारत जिम्मेदार कौन। मेरठ के लोहिया नगर थाना इलाके की जाकिर कॉलोनी में 3 मंजिला भरभराकर इमारत गिर गई। दर्दनाक हादसे में 5 मासूम बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 घायल अस्पताल में भर्ती। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। बता दें कि अचानक 3 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना देकर स्थानीय लोग राहत और बचाव कार्य में जुट गए। मकान के सैकड़ों टन मलबे में दबे परिवार के सदस्यों को स्थानीय लोगों ने हादसे के चंद मिनट बाद ही तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम शनिवार को रात भर मलबे में जिंदगियां तलाशती रही। बता दें कि हादसे में मलबे में दबे कर साजिद और उसके बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि साजिद की पत्नी साहिमा अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है।
बेहोश साइमा को पता भी नहीं है कि उसकी पूरी दुनिया मलबे में दब गई। अधिकारियों के पहुंचने तक स्थानीय लोगों ने मलबा हटाना शुरू कर दिया। हथौड़े से भी लेंटर तोड़ा गया। इसी बीच तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में बाधा आई। मलबा हटाने के लिए मंगाई गई जेसीबी जब अंदर नहीं पहुंच पाई तो इलेक्ट्रिक कटर मंगाए गए, जिनकी मदद से लेंटर को काटकर मलबा हटाया गया है। करीब 4 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आखिर कॉलोनी में एक गया है, उनके परिवार वाले बता रहे हैं कि 8 से 10 लोग दब गए हैं। वही अभी रेस्क्यू वर्क चल रहा, फायर और पुलिस कर रहे हैं। आर्मी को भी बुला लिया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सूचना दे दिया है। तो जैसे ही आ जाएंगे, वी आर कंटिन्यूइंग द वर्क। अभी कितनी कैजुअलिटी की कोई सूचना है? अभी कुछ ऐसे कंफर्म नहीं कर सकते हैं। वी आर ऑल इन द रेस्क्यू वर्क। कितने लोग निकालेंगे मलबे के ढेर से? अभी वी आर डूइंग इट। अभी बुलाया गया, बस आ रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग देम एट दिस। कितने लोग अभी अंदर हो सकते हैं? 8 लोग बता रहे हैं, 8 to 10 होंगे। मेरठ में 3 मंजिला मकान में मलबे में दबे लोग, जिनका रेस्क्यू किया गया और करीब 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। और अब बात करेंगे नदियों का किनारा, जिंदगी बेसहारा। यूपी में लगातार झमाझम बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। शारदा और शारदा की सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने से पीलीभीत में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कालीनगर तहसील और पूरनपुर तहसील के शारदा किनारे बसे गांव जलमग्न हो गए हैं। यहाँ के पूरनपुर के चंदिया हजारा गांव की तो हालत बहुत खराब है। बरसात के सीजन में चंद दिनों में दूसरी बार यहाँ बाढ़ आई है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ खुद आए थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब यहाँ के लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा है। बाढ़ के चलते यहाँ स्थित चंदिया हजारा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ के चलते गांव की सड़कों, गली, मैदानों पर नाव चल रही है। वहीं कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के टायरों का ट्यूब निकालकर उससे एक घर से दूसरे घरों में आ जा रहे हैं। जिससे बहराइच जिले में नेपाल के पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश से सरयू उफान पर है और सरयू का पानी जिले के महिपुरवा, नानपारा और महसी तहसील में तबाही मचा रहा है। दो दिन से लगातार पानी चल रहा है। अच्छा, क्या स्थिति? वो तो अपने लैंडर पे रह रहे हैं, जिसके घर पे नहीं है वो दूसरे के लैंडर पे शरण ले चुके हैं। कोई प्रशासनिक मदद वगैरह कुछ भी नहीं, देखने तक कोई नहीं आया। खाना पानी कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं। निकाल नहीं पा रहे, अपना ट्रैक्टर से किसी तरीके से निकाल के आ रहे हैं। और कल तो एक बच्चा भी बह जा रहा था, वो बाल बच गए, उसको पकड़ लिया था, नहीं तो बह जाता। और लोग गांव से निकाल के नहीं आ पा रहे। और मैं प्रशासन को भी न्यूज़ दिया था, लेकिन कोई प्रशासन देखने तक नहीं आया अभी तक। और ये समझ लीजिए कि पूरा चंदिया हजरा जो है बहुत सदमे में है। 2-3 साल तो ऐसे पानी में सब लटका हुआ रहता है। जब हर दिन आता है। अभी तो पानी कम हो रहा है। अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं, गांव से भ्रमण करके आ रहे हैं जी। पैदल चल के देख रहे हैं, पानी कम हो रहा है। अच्छा, लगभग कितने गांव प्रभावित हैं? पानी तो पूरे ओवरऑल पूरे गांव में चला गया है। अच्छा जी। सर, पूर्व प्रधान का कहना है कि प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच रही है, ना खाना पहुंच रहा है, ना कुछ। में देख सकते हैं। नहीं, आप तो पहुंचे, मदद नहीं पहुंची, ना खाना मिला, ना बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये तो वो है। और आपदा में हमें केवल जितना एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं उतना करने की। और अब बात करेंगे विदेशी ख्वाब भाई रिवाज। हरिद्वार में 2 रूसी जोड़े हिंदी रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे तो वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। रूसी जोड़ों को हिंदू परंपराएं और रीति रिवाज इस कदर भाई कि उन्होंने इसी के मुताबिक शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। जोड़ों को हिंदू परंपराएं और रीति रिवाज इस कदर भाई की बेइज्जती के मुताबिक शनिवार को उत्तराखंड के हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में शादी के बंधन में बंध गए। विवाह समारोह में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रूसी जोड़ों ने पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लिए। प्रतिवर्ष यहाँ ध्यान साधना सत्र चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में रूस से लोग आते हैं और यहाँ ध्यान सीखते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान से मंत्र दीक्षा भी लेते हैं और इनका नामकरण भी हम लोग करते हैं। उसी क्रम में आज इन्होंने 2 जोड़ों ने भारतीय परंपरा से शादी करने का संकल्प किया, तो आज वैदिक परंपरा से उनकी शादी करवाई गई है। शादी में आए मेहमानों ने बताया कि दूल्हा दुल्हन भारतीय संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदू परंपराओं के मुताबिक एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया।
उन लोगों के मन में ये इच्छा थी कि साथ जन्म तक साथ रहे, क्योंकि उन लोगों ने सुना है कि जो भारतीय मैरिज है, विवाह है, वो बहुत ये रिश्ता बहुत पक्का है और एक जन्म तक नहीं 7 जन्म तक है, इसलिए वो चाहते हैं कि हमेशा साथ में रहे, इसलिए इंडियन मैरिज से ये विवाह करें। The Russian couple inspired by Indian culture, so that's why they decided to marry here. And also they've been married already 20 years and they have 3 children, and they already checked them relationships and they 100% sure that they will be together for the end of their life. दूल्हा दुल्हन पारंपरिक भारतीय कपड़े पहने हुए थे। विवाह समारोह में दूल्हा दुल्हन के दोस्त भी शामिल हुए। उन्होंने शादी के वेन्यू पर नाच गाकर जश्न मनाया। और बटन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ नया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।